हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जो कि बेस्ड होगी डिफरेंशिएशन के ऊपर। देखिए, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की एक यूनिट हमें और पढ़नी है, यूनिट नंबर 5, लेकिन वहां पर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो अभी हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। सबसे पहले बात करते हैं कि इस यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। देखिए, अगर इस यूनिट के सिलेबस की मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले आता है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, और उसके बाद एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, मिलने थॉम्सन मेथड और कन्फॉर्मल मैपिंग। ये सारे टॉपिक हमें इस यूनिट के अंदर पढ़ने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो यूनिट है हमारी, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता क्या है ना, एंड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ये तीनों टॉपिक हम आज के ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की, तो इससे पहले आप लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी 11th और 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन वहां पर जो आपने लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा था, वो आपने पढ़ा था रियल वेरिएबल के लिए। यहां पर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए कि जो हमारा बीटेक का सेकंड सेमेस्टर है, उसके सभी कोर्सेज हमारे गेटवे क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है, जिनका चार्जेस जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये सारे जो हमारे कोर्सेज हैं इंडिविजुअल भी अवेलेबल है और कॉम्बो पैक में भी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। देखिए, इससे पहले आप 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही यहां पर हमारे लिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का काम करेगा। ठीक है, इस यूनिट में कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलेंगे। तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम यहां ट्रीट करेंगे एज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा होता है, ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है: कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो तीनों फॉर्म को एक बार पढ़ लेते हैं कि यहां पर जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की तीनों फॉर्म है, उनका क्या मतलब है। सबसे पहले बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म की। कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन सी फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको मालूम है सबको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। जेड क्या हमारा यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको हम इस यूनिट के अंदर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो जेड क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। उसके बाद यहां पर जो एक्स है, वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। ये क्या है यहां पर? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। दिस इज द रियल पार्ट। उसके बाद यहां पर जो हमारे पास y है, ये हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। और यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा आयोटा। इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। एंड ये जो आयोटा है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। ये क्या हमारे पास आयोटा है, तो ये y जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट है, और इसके साथ में क्या लगा? आयोटा। और इस आयोटा की जो वैल्यू होती है वो आपको मालूम है कि i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। आयोटा की वैल्यू रूट में -1 होती है, क्योंकि एक इमेजिनरी नंबर है। उसके बाद जेड, जेड की अगर हम बात करें तो जेड तो हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहां पर इस यूनिट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमारे लिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का काम करेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए। यहां पर जो x और y है, ये दोनों भी वेरिएबल है, लेकिन ये दोनों रियल वेरिएबल है। और जो z है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। z कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, x एंड y दोनों के दोनों रियल वेरिएबल हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही यहां पर हमारे लिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का काम करेगा। ठीक है, और इसमें दो पार्ट होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। अब सबसे पहले बात करते हैं, देखिए यहां पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? कार्टेशियन फॉर्म में। ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी, है ना। अब हमें दोनों पार्ट को
प्लॉट करना होगा। जो हमारा रियल पार्ट है, रियल पार्ट प्लॉट होता है एक्स एक्सिस पे, इसीलिए एक्स एक्सिस को कहा जाता है रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को हम इसी एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे। दूसरा पार्ट है हमारा y, जो कि इमेजिनरी पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट को हम प्लॉट करते हैं y एक्सिस पे, इसलिए यहां पर हमारी जो y एक्सिस होती है उसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में x एक्सिस रियल एक्सिस होती है और y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होती है। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो यहां पर x की कुछ वैल्यू होगी, x की क्या होगी, कुछ वैल्यू होगी। तो मान लेते हैं हम x एक्सिस पे, देखिए x एक्सिस पे कितना चलना है हमें x, और y पे कितना चलना है y। तो मान लेते हैं ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारा यहां पर कहीं आ जाता है, ठीक है ना, z, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, y। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जरा यहां पर ध्यान दें, देखिए ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है यहां पर, तो अगर हम इस पॉइंट से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस पे ड्रॉप करें तो ये हमारा हो जाएगा x कोऑर्डिनेट। तो यहां पर ये हमारे पास क्या है, y, और ये हमारे पास क्या है, x, ठीक। और ये हमारे पास देखिए ओरिजिन है यहां पर, और ओरिजिन से लेकर के इस कोऑर्डिनेट तक, यानी कि जहां पर हमारे z के कोऑर्डिनेट है वहां तक का जो डिस्टेंस होता है, वहां तक का जो हमारा क्या है, डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा ये हमारा होगा मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये लीजिए, दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, मॉड्यूलस है। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसका ये हमारा y कोऑर्डिनेट और ये x कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट है। रियल को x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और इमेजिनरी को y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। अब हमारे पास देखिए यहां पर है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। अगर मैं इस मॉड z की वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो आप देखिए डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं, यहां पर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मॉडुलस मॉड ऑफ z की वैल्यू कितनी आएगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए ये y है और ये हमारे पास क्या है, x है। तो अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगाएंगे तो आपको मॉड z की जो वैल्यू मिलेगी यहां से, वो मिलेगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, मॉड्यूलस होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज बहुत ज्यादा होगा यहां पर, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए और पहले से ही आपको पता भी होगा। चलिए, तो ये तो बात होगी कार्टेशियन फॉर्म की, ये हमारी क्या थी, कार्टेशियन फॉर्म थी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हम बात करते हैं पोलर फॉर्म की। देखिए पोलर फॉर्म में क्या अंतर आएगा, पोलर फॉर्म में हमारे पास यहां पर थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थीटा। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये जो ओरिजिन और कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस है, इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है ये कितना है। यानी कि पोलर फॉर्म में हमारे पास एंगल आ जाएगा। तो जैसे यहां पर देखिए आगे यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। यहां पर अगर मैं यहां पर जेड ले लेता हूं जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, तो अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, पहले की तरह बिल्कुल यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं और एक यहां पर भी हम ड्रॉप कर लेते हैं, इस तरह से, ठीक। अब यहां पर हमारे पास देखिए ये क्या है, ये तो हमारे पास आ गया y और ये हमारे पास आ गया x। उसके बाद अब जरा यहां पर थोड़ा ध्यान दें, देखिए यहां से ये हमारा क्या हो गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। और यहां पर जो हम रिप्रेजेंट करेंगे मॉडुलस को, वो जनरली हम यूज करते हैं r का। देखिए पोलर फॉर्म में मॉड ऑफ z की जगह पर हम क्या लिखते हैं, r लिखते हैं, ठीक। अब जरा ध्यान देना, यहां पर ये जो रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस से ये जो एंगल हमारा बनेगा, इस एंगल को हम कहेंगे थीटा, जिसको यहां पर कहा जाता है आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां पर जरा ध्यान दें, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, ये हमारा x, देखिए ये डिस्टेंस हमारा x है और ये y है, ये r है। देखिए इस r को अगर मैं इस डायरेक्शन, देखिए यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r का आप कंपोनेंट ले लीजिए, r cos थीटा, यानी कि यहां पर हमारे पास जो r होगा वो r cos थीटा होगा। कैसे आया,
आप चाहे तो इस ट्राइंगल में cos थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आपको x मिल जाएगा r cos थीटा। सिमिलरली आपको y मिल जाएगा r sin थीटा। और अगर आप इन दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दें, देखिए अगर आप इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां से अगर आप r को कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर, और ये देखिए कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, आप जानते हैं। तो यहां से मेरे पास आर स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि मॉडुलस ही होता है। देखिए इससे पहले हमने मॉडुलस जो कैलकुलेट किया था मॉड ऑफ जेड, वो भी यही था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पर बस हम मॉडुलस को रिप्रेजेंट करना है किससे, आर से। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, आर आ गया। उसके बाद मॉड ऑफ जेड, यहां पर लिखा भी है कि मॉड ऑफ जेड किसके इक्वल होगा, आर के ही इक्वल होगा। अब इसके बाद बात करते हैं, यहां पर ओपी, ओपीपी की जगह मैंने यहां पर जेड लिया, तो यहां पर हम जेड लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्या। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा होता है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब यहां पर x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जब मैं x की जगह पर r cos थीटा और y की जगह पर r sin थीटा पुट करेंगे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ जाएगी। और कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म ये होती है z इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है ना, ये हमारी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंट पैरामीटर है थीटा, जिसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। और इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए यहां से अगर आप tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा y अपॉन एक्स आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जब आप थीटा फाइंड आउट करेंगे तो tan दूसरी तरफ चला जाएगा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ये यहां से हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। तो हमारी दो फॉर्म कंप्लीट होगी, कार्टेशियन फॉर्म भी हमने देख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर की, और पोलर फॉर्म भी हमने देख ली। अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, देखिए पोलर फॉर्म से ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आ जाती है। जैसे ये हमारी क्या है, पोलर फॉर्म। ये क्या हमारे पोलर फॉर्म है, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इससे पहले हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। देखिए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इस फॉर्मूले का यूज काफी सारे क्वेश्चन में किया था। क्या था फॉर्मूला, कि हमारे पास जो ई की पावर आई थीटा होता है, ई की पावर आई थीटा, ये किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारा ई की पावर आई थीटा का जो है फॉर्मूला है, और इसका यूज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कर चुके हैं, जहां पर हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की बात करते थे। ठीक है ना, ई की पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, यानी कि यहां पर जो हमारे पास ये लिखा है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ई की पावर आई थीटा। तो अगर इसके प्लेस पर मैं ये पुट कर दूंगा तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी, और ये होती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो कि बहुत सिंपल सी है और आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमने बात की तीन फॉर्म की, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म। बात समझ में आ गई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की तीनों फॉर्म हमने पढ़ ली है, ठीक, या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की तीनों फॉर्म हमने पढ़ ली है। अब इसके बाद कुछ बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो यहां पर बहुत ज्यादा यूज होंगे, तो उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपको पहले से मालूम होगा, देखिए हमारे पास आयोटा, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ -1। तो आई की पावर 1 तो आई होगा, यानी कि आयोटा अंडर रूट ऑफ -1। लेकिन अगर आप आई का स्क्वायर कर देंगे, देखो यहाँ रूट -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। अगर आप इसका क्यूब करते हैं, आई की पावर 3 करते हैं, तो यहां पर ये माइनस आई आता है, और आई की पावर अगर आप 4 कर देंगे तो आपके पास 1 आएगा। और ये सारी वैल्यूज आपको बहुत सिंपल है, और मुझे लगता है आप सभी को पहले से भी मालूम होंगी, क्योंकि आपने क्लास 11th में बहुत डिटेल में इनको पढ़ा था। तो आई की पावर 1 आई होगा, आई स्क्वायर -1 होगा। जब आई स्क्वायर -1 हो गया तो आई की पावर 3 माइनस आई आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आई की पावर 3 को आप आई स्क्वायर इंटू आई 1 लिख सकते हैं, तो -1 इंटू आई माइनस आई हो जाएगा, और आई की पावर 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इससे आगे के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको आगे भी कैलकुलेट करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आई की पावर 21 कैलकुलेट करना है, क्या आएगा, तो बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप 21 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1, बस जो रिमाइंडर बचेगा वही आई की पावर आ जाएगी 1, और आई की पावर 1 क्या होता है, आई होता है।
तो आपको केवल 4 से डिवाइड करना होता है, और जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर आपका बचेगा वो ही आई की पावर होगी। और सीधी सी बात है, जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, और इनमें से ही कोई ना कोई केस बन जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए फिलहाल हमें जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई होता है, आयोटा वाई। अगर हमें इसका कॉन्जुगेट लिखना हो, कॉन्जुगेट का यूज हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा। देखिए कॉन्जुगेट में सिर्फ आपको क्या करना होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। अगर यहां पर प्लस लगा है तो इसके कॉन्जुगेट में माइनस आएगा इमेजिनरी पार्ट वाले में। रियल वाले में कुछ नहीं करना है, केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे आप। तो यहां पर अगर प्लस है तो यहां पर माइनस आएगा, तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर यहां पर माइनस होगा तो यहां पर प्लस आ जाएगा। बस यही आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है ना, ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इनका यूज करेंगे आगे। उसके बाद देखिए ये है मॉड ऑफ जेड। देखिए आप चाहे जेड का मॉड ले या उसके कॉन्जुगेट का मॉड ले, इक्वल ही आएगा। और ये तो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि जो मॉड का फॉर्मूला होता है, जो हमारा मॉड का फॉर्मूला होता है, उसमें होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जेड का मॉड है। अगर मैं जेड बार का मॉड भी निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का वाई स्क्वायर, और माइनस का वाई स्क्वायर भी तो प्लस वाई स्क्वायर ही होगा, इसका मतलब सेम ही आएगा, है ना। तो यहां पर अगर मैं मॉड निकालूं कॉन्जुगेट का तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। और आप इसको अगर देखेंगे तो ये तो वापस वही आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसलिए हम कह रहे हैं कि जेड का मॉड और उसके कॉन्जुगेट का मॉड इक्वल होता है हमेशा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, यानी कि जेड के मॉड का अगर आप स्क्वायर कर ले तो वो किसके इक्वल आता है, जेड इंटू जेड बार के इक्वल आता है। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी उतना ही आएगा। देखो ये भी सिंपल है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर अगर आप करेंगे, या मॉड ऑफ जेड इसका स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अगर आप जेड को जेड बार से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, देखो एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक। उसके बाद अगर आप x को आई वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का एक्स वाई आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का एक्स वाई आयोटा, यानी कि एक्स वाई आयोटा और एक्स वाई आयोटा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास बचेगा क्या, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, या सीधे सीधे ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस आयोटा y का स्क्वायर। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये एक्स स्क्वायर, देखिए आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि वाई स्क्वायर ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका भी मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर और जेड इंटू जेड बार दोनों इक्वल आ रहे हैं, और यही यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत सिंपल है। बस आपको क्या देखे, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है कि आपको जेड के प्लेस पर एक्स प्लस आयोटा वाई का यूज करना है। यही यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा है यहां पर, ऊपर ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इसको जरा ध्यान दीजिए। क्या है, इन ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जो हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन होगा, इन ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर इज यूज्ड एज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। यानी कि अब जब भी देखिए इसके आगे हमें पढ़ना क्या है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शन हम पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स देखिए जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन होगा उसी का हम डिफरेंशिएशन भी करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का जो फंक्शन होता है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर वेरिएबल की तरह काम करता है। यानी कि यहां पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वही हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो यहां पर अब हमें पढ़ना है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब ये फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए द फंक्शन, यहां पर देखिए एक फंक्शन लिखा हुआ आपके सामने एफ जेड मतलब फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, क्योंकि यहां पर जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो एफ जेड इज ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो कि इक्वल होता है u प्लस आई वी के। अब सिंपल सी बात है, अगर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का कोई फंक्शन है तो वो कॉम्प्लेक्स ही होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो यहां पर ये जो हमारा फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, इसमें भी रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा, और इसके रियल पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से और इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं v से।
तो यहां पर इस फंक्शन का रियल पार्ट u है और इमेजिनरी पार्ट v है। और इस देखिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, fz से, या फिर इसकी जगह पर w भी लिख सकते हैं। तो यहां पर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना, कि जो हमारा फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है रिप्रेजेंटेशन, ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, ये जो u है और v है, ये x और y के फंक्शन होते हैं। मतलब जो u है, u भी xy का फंक्शन होगा और v भी xy का फंक्शन होगा। यानी कि u के अंदर xy दोनों आ सकते हैं और v के अंदर भी x और y दोनों आ सकते हैं। इसीलिए नीचे देखो दूसरे फॉर्मेट में इसको लिखा है कि w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई, मतलब u यहां पर x और y का फंक्शन होगा और v भी यहां पर क्या होगा, x और y का फंक्शन होगा। तो इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या लिखा है, ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, इसी को हम कहते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यहां पर z है और ये z का ही क्या है, फंक्शन है। ठीक, वेयर u v आर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये मैं आपको बता ही चुका, इसके इमेजिनरी और रियल पार्ट होंगे। और z जो होगा यहां पर, जो z है, z हमेशा की तरह आगे आपको सभी जगह पर x प्लस आयोटा y ही होगा। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। देखो यहां पर मेरे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा, इट इज अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है। क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है। और मैं इस फंक्शन को आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। मतलब ये जो अभी फंक्शन मैंने आगे लिखा है, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कैसे। देखो ये हमारे पास एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ z के प्लेस पर z की वैल्यू पुट करनी है। तो एफ जेड इक्वल टू z के प्लेस पर हम पुट करेंगे x प्लस आयोटा y और उसका होगा होल स्क्वायर। अब यहां पर a प्लस बी बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर एंड प्लस 2ab यानी कि 2x इंटू आयोटा y। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस क्यों आया, क्योंकि यहां पर वाई स्क्वायर के साथ में आयोटा स्क्वायर आएगा और आपको मालूम है आयोटा स्क्वायर होता है -1। ठीक है, तो यहां पर -1 आ गया एंड प्लस 2xy और इसके साथ में है आयोटा। अब यहां पर आप जरा ध्यान देना, देखिए ये हमारा एफ जेड आ गया। इस पार्ट में ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए ये रियल पार्ट है, इसको कहेंगे u। और ये वाला जो पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है, जिसको हम कहेंगे v। यानी कि आप देख सकते हैं हमारा जो गिवन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन था, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया u और v की फॉर्म में। किस फॉर्म में, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फंक्शन ऑफ z इक्वल टू u, और जो u है वो x कॉमा y का फंक्शन है प्लस आयोटा, और जो v है वो भी x कॉमा y का ही फंक्शन है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को हम u प्लस v क्यों लिख रहे हैं, u प्लस आयोटा v क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर u और v दोनों ही x और y के क्या है, फंक्शन है। u जो होता है वो रियल पार्ट होता है, v जो होता है वो इमेजिनरी। तो यहां से आपको एक चीज बहुत अच्छे से अब याद रखनी है कि जो u होगा वो रियल पार्ट होगा और जो v होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, किसका, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। ठीक है, तो ये हमारा होता है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो मेरे ख्याल से आपको 2 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसी को हम यहां पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की तरह यूज करेंगे, और जो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है वो z का फंक्शन होगा। क्या होगा, z का फंक्शन होगा, जिसका रियल पार्ट u होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है v। और ये u और v x और y के फंक्शन है, वो मैंने आपको इस एग्जांपल से समझा दिया। इसमें आप और भी देखिए, आप अपने आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं, आप इसको अपने आप करके देखेंगे। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे। जैसे यहां पर मैंने लिखा एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब, एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब। तो यहां पर क्या करना है, जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई लिखना है, ए प्लस बी का होल क्यूब ओपन कर देना। ए प्लस बी का होल क्यूब सभी को अच्छे से आता होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो जैसे ही आप ए प्लस बी का होल क्यूब को ओपन करेंगे तो आपको फिर से इसी फॉर्मेट में आंसर मिल जाएगा। एक पार्ट यू होगा, एक पार्ट वी होगा। यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको हमेशा रियल पार्ट को सेपरेट करना है इमेजिनरी पार्ट से। जो रियल पार्ट होगा वो u होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो v होगा। और इस पूरी यूनिट में, है ना, इस पूरी यूनिट में हम
ऐसा करेंगे जहां पर जेड होगा वहां पर एक्स प्लस आई वाई पुट करेंगे और फिर रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे जो सिलेबस का पहला टॉपिक है लिमिट की, है ना। देखिए सिलेबस में सबसे पहले हमारे पास लिमिट है, फिर कॉन्टिन्यूटी है और उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी है। अगर मैं बात करूं इन तीनों टॉपिक की तो देखिए इन तीनों टॉपिक से जनरली अभी तक एकेटीयू एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एकेटीयू में यहां से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है और स्टार्टिंग में ही तीनों टॉपिक मेंशन है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, तो इसलिए यहां से क्वेश्चन आ भी सकता है। आप ऐसा ना सोचे कि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि देखिए यहां पर हमारे पास बाद में जाके एक टॉपिक और आएगा कन्फॉर्मल मैपिंग। अगर उसके आप देखोगे प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के तो लास्ट ईयर को अगर आप छोड़ दें तो उससे पहले वहां से जनरली एकेटीयू में क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन लास्ट ईयर वहां से 2 क्वेश्चन आए और 10-10 मार्क्स में आए। तो इसलिए कोई भी टॉपिक जो सिलेबस में है वो एग्जाम में आ सकता है। आप ऐसा ना सोचें कि ये टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इस बार भी नहीं आएंगे, कहीं से भी आ सकता है। दूसरी चीज जो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है, इन तीनों का कॉन्सेप्ट हम आगे चल के यूज करेंगे एनालिटिक फंक्शन में। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एनालिटिक फंक्शन, जिसमें हम कॉची-रीमान इक्वेशन पढ़ेंगे, है ना। तो आगे जाके हम इन कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसलिए इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, आपने लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 11th और 12th में पढ़ चुके हैं आप लोग, लेकिन यहां पर जो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है वो क्लास 11th और 12th से डिफरेंट है थोड़ा। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वहां पर हमने लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा था रियल वेरिएबल के लिए, और यहां पर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए। बात समझ में आ रही है ना। यहां पर रियल वेरिएबल के लिए नहीं पढ़ेंगे हम तीनों चीजें, यहां पर हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए पढ़ेंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए जब हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वही रहता है जो 11th 12th वाला है, ज्यादा चेंजेस नहीं आता। सिर्फ एक चीज में चेंज आता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कहां चेंज आता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि आप लोगों ने जब 11th 12th में लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा था तो वहां पर आपने क्या पढ़ा था। देखिए वहां पर हम पढ़ते थे कि अगर हमें किसी पॉइंट पर लिमिट चेक करनी है तो उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, इसको फाइंड करने का तरीका क्या होता था। इसको कैलकुलेट करने का तरीका यह होता था कि आप जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है कि उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ध्यान देना, यहां पर हम लिमिट कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहां पर हम सिर्फ चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो आप लोगों ने जो 11th क्लास में जो मेथड पढ़ा था कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, वो मेथड ये था कि आप उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, उसके बाद उसी पॉइंट पर आप राइट हैंड लिमिट निकालते थे, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाती थी तो आप कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहां पर यही कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, उसके लिए हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास यहां पर दूसरा मेथड है जिसको हम यूज करेंगे। तो देखिए बहुत, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो आपने लिमिट पढ़ी है पहले वो रियल वेरिएबल के लिए थी, और यहां जो आप लिमिट पढ़ने वाले हैं या कॉन्टिन्यूटी पढ़ने वाले हैं या डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने वाले हैं, वो सब आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए। बात समझ में आ गई। तो यानी कि रियल वेरिएबल में लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो, लेकिन यहां पर लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी उसको जरा समझते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिमिट की डेफिनेशन क्या है, लिमिट का कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। इफ एफ जेड बी ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड, एफ जेड जो है हमारा वो जेड वेरिएबल, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, उसका फंक्शन है। देन द लिमिट ऑफ लिमिट एल, अब इसकी जो लिमिट होगी उसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। देन द लिमिट ऑफ एफ जेड क्या है, एल है। देन द लिमिट एल ऑफ एफ जेड एट पॉइंट जेड नॉट, जेड नॉट क्या है, हमारा एक गिवन पॉइंट है जिसपे हमें देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो एट पॉइंट जेड नॉट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, ध्यान दीजिए ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी उसके लिए कंडीशन नीचे लिखी हुई है। पहली बात तो जो हमारी लिमिट होगी, है ना, देखिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिमिट ऑफ एफ जेड, जेड टेंडिंग जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट, ये जेड नॉट है, जेड से जेड नॉट हम जा रहे हैं, जेड से जेड नॉट हम जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि हमें लिमिट को चेक करना है कि जेड नॉट पे एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए कंडीशन क्या है कि यहां पर जो लिमिट की वैल्यू आएगी
वो क्या होनी चाहिए, लिमिट मस्ट बी यूनिक, फाइनाइट एंड सेम वैल्यू अलोंग एनी पाथ। मतलब हमें z से z0 पे पहुंचना है और z से z0 पे जाने के लिए हम किसी भी पाथ से जाएं, हम किसी भी पाथ से जाएं, लिमिट की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर लिमिट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, यानी कि सभी पाथ के अलोंग लिमिट सेम आ रही है, तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझ लेते हैं एक बार, क्या है ये कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान दीजिए। तो ये तो हमारा लिमिट का फॉर्मूला हो गया है ना, ये हमारी लिमिट के रिप्रेजेंटेशन हो गई कि हमारा जो z है वो z कहां से कहां वेरी कर रहा है, z से हमें पहुंचना है z0 पे, यानी कि z अप्रोच कर रहा है z0 को। तो हमारे पास जो लिमिट आ रही है वो l आ रही है। अब जरा ध्यान देना, z अप्रोचेस टू z0 अलोंग इनफाइनाइट पाथ। इसका मतलब ये है कि हमें z से z0 पे पहुंचना है और z से z0 पे पहुंचने के हमारे पास इनफाइनाइट पाथ है। कितने पाथ है, इनफाइनाइट पाथ है। अब वो पाथ स्ट्रेट भी हो सकते हैं और कर्व भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप के पाथ हो सकते हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट पाथ है। और अगर सभी पाथ के अलावा लिमिट की वैल्यू सेम आती है तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इस चीज को जरा समझ लेते हैं ध्यान से। देखिए मान लेते हैं ये तो हमारे पास जो ओरिजिन है z0, हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो z0 है वो 0 है। z0 कितना है, हमने यहां पर क्या किया, z0 को हमने 0 ले लिया, हमने z0 को क्या ले लिया, 0। यानी कि हमें z से z0 पे पहुंचना है और z0 हमारा 0 है, और z0 अगर 0 है तो ये कहां पर आएगा, ओरिजिन पे। तो देखिए हमें क्या करना है, ओरिजिन पे पहुंचना है। मान लीजिए हम यहां पर है, मान लेते हैं हम यहां पर है, हमें यहां से ओरिजिन पे पहुंचना है। कहां पहुंचना है, ओरिजिन पे पहुंचना है। अब जरा ध्यान दीजिए ओरिजिन पे हम कैसे पहुंच सकते हैं। इस पॉइंट से ओरिजिन पे पहुंचने के हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है उसकी जरा बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, देखिए यहां से ओरिजिन पहुंचना है, एक तरीका तो ये है कि हम पहले इधर आए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या कर दिया, पहले x को 0 कर दिया, x को 0 कर दिया। उसके बाद हम यहां y एक्सिस के अलाउंग नीचे चले जाएं। तो देखो हम यहां से पहुंच गए, देखिए यहां से हम यहां पहुंच गए, एक पाथ तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा पाथ हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम इस पॉइंट से पहले y को 0 कर लेते और यहां पहुंचने के बाद वापस ओरिजिन पे आ जाते। दूसरा पाथ हो गया, है ना, ये हमारा पहला पाथ और ये हमारा दूसरा पाथ। उसके बाद एक तरीका हमारा ये भी था कि हम डायरेक्टली z से ओरिजिन पर आ जाते इस तरीके से। ये हो गया हमारा थर्ड पाथ, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, थर्ड पाथ। 3 पाथ तो हो गए, लेकिन क्या 3 ही पाथ है, नहीं, इनफाइनाइट पाथ है। यहां पर कितने हैं, इनफाइनाइट रास्ते हैं जहां से हम z से z0 को अप्रोच कर सकते हैं। देखिए और कौन कौन से पाथ हैं, और मैं पाथ बना देता हूं, यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए जैसे 1-2 और बना लेते हैं, ये हमारे पास एक पाथ हो गया, इस तरह से ये हमारे पास एक पाथ हो गया, और इस तरह से इनफाइनाइट पाथ हमारे पास इनके बीच में आ जाएंगे जहां से हम z से z0 को अप्रोच कर सकते हैं। अब लिमिट का कॉन्सेप्ट हमें यह कहता है कि अगर इन सभी पाथ के अलाउंग लिमिट की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। देखिए मेथड बदल गया। रियल वेरिएबल में क्या था, रियल वेरिएबल में अगर आपको x से x0 पहुंचना होता था, अगर आपको किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट को अगर अप्रोच करना होता था, तो वहां पर तरीका क्या था, हम उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये 2 है, मुझे 2 पर पहुंचना है। रियल के केस में अगर मुझे 2 पर पहुंचना है तो मैं इधर से भी पहुंच सकता हूं और इधर से भी पहुंच सकता हूं। अगर आप इधर से जा रहे हैं तो इसको बोलते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, उधर से आ रहे हैं तो इसको बोलते थे राइट हैंड लिमिट। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती थी तब हम कहते थे कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि जितने भी पाथ हैं क्या सभी पाथ से हमारी लिमिट जो है वो सेम आ रही है या नहीं आ रही, और अगर सेम आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और नहीं आ रही है तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब सवाल ये आता है कि इनफाइनाइट पाथ है, हम इनफाइनाइट पाथ के अलाउंग तो चेक नहीं कर सकते, है ना भाई, इनफाइनाइट पाथ के अलाउंग कौन चेक करेगा, कब तक चेक करते रहेंगे, तो फिर उसके लिए क्या करना है। तो देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पाथ यहां पर मैंने लिखे हुए हैं, है ना, आपको केवल इन्हीं पाथ के अलाउंग चेक करना है, बाकी और किसी पाथ के अलाउंग चेक नहीं करना है। जो इन पाथ के अलाउंग अगर लिमिट सेम आ गई तो मान के चलिए कि इनफाइनाइट पाथ के अलाउंग भी लिमिट क्या आएगी, सेम ही आएगी। और इनमें भी ऐसा नहीं है कि आपको सारे पाथ का यूज करना है, नहीं, मैक्सिमम 3 पाथ का यूज करेंगे, 3 ही पाथ से हमें पता चल जाएगा। अब 5 यहां पर टोटल 5 लिखे हुए हैं,
5 में से कौन से 3 यूज करने हैं वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए कौन कौन से पाथ है। तो आपको जेड से अप्रोच करना है जेड नॉट को अलोंग एनी आर्बिट्रेरी पाथ। तो यहां पर कुछ पाथ लिखे हुए हैं। पहला पाथ अलोंग एक्स एक्सिस, आप एक्स एक्सिस के अलोंग जा सकते हैं, जैसा कि मैं यहां पर गया। देखो इसमें क्या करा, पहले y को 0 कर लिया और फिर एक्स एक्सिस के अलोंग हम ओरिजिन पर पहुंच गए। तो जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो ध्यान रखना एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। तो जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो आप y को 0 पुट करेंगे। उसके बाद आप y एक्सिस के अलोंग जा सकते हैं और जब y के अलोंग जाएंगे तो x को 0 पुट करेंगे। ये तो सिंपल सी बात है, जब आप x के अलोंग जाएंगे तो y 0 होगा और y के अलोंग जाएंगे तो x 0 होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है y इक्वल टू mx। ये बहुत देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज सबसे ज्यादा होगा। y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx क्या होता है, y इक्वल टू mx, ये जो लाइन है ये y इक्वल टू mx की है, y इक्वल टू mx की है। अब देखिए y इक्वल टू mx है, इसमें m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अलोंग y इक्वल टू mx, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अलोंग y इक्वल टू x की पावर m, y इक्वल टू x की पावर m, जैसे हमारे पास ये वाले जो पाथ है, बाकी जितने भी कर्व पाथ होंगे वो या तो y इक्वल टू x की पावर m की फॉर्म में होंगे या x इक्वल टू y की पावर m की फॉर्म में होंगे। मतलब स्ट्रेट लाइन को छोड़ दें, बाकी जितने भी पाथ बनेंगे उनमें से वो या तो ये वाली इक्वेशन होगी या ये होगी। अब दोनों में से कौन सी यूज करना ये डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहले हम लिमिट के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। देखिए अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, जो मैंने आपको अभी भी बताया वो यहाँ पर मैंने लिखा है। देखिए क्या है, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी। तो देखिए लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब हमारे पास लिमिट की जो वैल्यू होगी वो यूनिक, फाइनाइट या कह सकते हैं सेम वैल्यू होगी अलोंग एनी पाथ। किसी भी पाथ से जाओ वैल्यू सेम आएगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर वैल्यू अलग आएगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर लिखा है गिव्स 2 डिफरेंट वैल्यू अलोंग 2 डिफरेंट पाथ। अगर हमें दो अलग अलग पाथ से दो अलग अलग वैल्यू मिल जाती हैं तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो लिमिट आपने पढ़ी थी वहां पर लिमिट को चेक करने का तरीका अलग होता था। वहां पर हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालते थे, मतलब रियल वेरिएबल के केस में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के केस में हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट नहीं कैलकुलेट करते, हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं लिमिट अलोंग डिफरेंट पाथ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमारा लिमिट का क्वेश्चन, देखिए एक ही क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। फिर लिमिट के ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं, सबको सॉल्व करने का तरीका एक ही है। मैं आपको लिमिट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन यहां पर करा रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको डीपीपी में दिया है, आप 2 क्वेश्चन कर लेंगे सफिशियंट है। ठीक है ना, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना। देखिए ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन, चेक लिमिट z अपॉन z बार का होल स्क्वायर एग्जिस्ट और नॉट। हमें चेक करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। चलिए चेक करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां पर ये हमारे पास एफ जेड है, हमारे पास देखिए एफ जेड कितना है यहां पर, ध्यान दीजिए। तो यहां पर हमारे पास एफ जेड की वैल्यू, लेट एफ जेड क्या है यहां पर, जेड अपॉन जेड बार, यानी कि नीचे कॉन्जुगेट है जेड का, इसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास एफ जेड है। और हमें एफ जेड की लिमिट फाइंड करनी है, एफ जेड की क्या करनी है, लिमिट फाइंड करनी है। तो मैं यहां पर लिखूंगा लिमिट, और देखिए लिमिट हमें इसकी कैलकुलेट करनी है, कहां पर कैलकुलेट करनी है ये यहां पर मेंशन नहीं है हमें, लेकिन लिमिट को चेक करना है तो हम यहां पर क्या लेंगे, ओरिजिन। तो लिमिट, ध्यान दीजिए, लिमिट जेड टेंड्स टू 0, एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 0 या z अप्रोचेस टू 0, z अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z और इसका होल स्क्वायर। अब देखो करना क्या है, सभी को क्वेश्चन को करने का तरीका एक ही है, आप यहां पर z और कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। तो यह आ जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू 0 और z की वैल्यू x प्लस आयोटा y अपॉन x, उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y, और इस पूरे का आ जाएगा होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब जरा यहां पर ध्यान देना, देखो यहां पर क्योंकि आपने, देखो यहां पर आपने पुट कर दिया z की जगह पर x प्लस आयोटा y और z बार की जगह पर x माइनस आयोटा y। यहां पर ये z है, z किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। अब जरा ध्यान देना, z 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि एक्चुअल में z अप्रोच करता है z नॉट को,
और यहां पर जेड नॉट जो है वो 0 है। जेड नॉट 0 होने का मतलब क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट भी 0 होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। तो यही तो मतलब हो गया इसका कि इसका रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। इसका मतलब ध्यान देना, अगर जेड 0 को अप्रोच कर रहा है तो एक्स और वाई दोनों ही 0 को अप्रोच करेंगे। अगर जेड 0 को अप्रोच कर रहा है यानी कि अगर जेड नॉट 0 है तो इसका मतलब एक्स भी 0 है और वाई भी क्या है 0 है। तो यहां पर हम लिमिट को चेंज करेंगे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे x टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 0, मतलब दोनों ही 0 को टेंड्स कर रहे हैं। इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो अभी जैसे मैंने लिखा ऐसे लिख सकते हैं आप, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट और यहां पर ब्रैकेट में x, y टेंड्स टू और यहां पर फिर से 0,0, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लिमिट ऑफ एफ जेड एट जेड टेंड्स टू 0, ये हमारे पास आ जाता है। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, ये इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। अब देखो जरा करना क्या है, ये जो हमारे पास लिमिट है हमें चेक करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, है ना। देखिए यही पूछा हमसे, चेक लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो इसके लिए क्या तरीका है, हमें इन पाथ के अलोंग चेक करना पड़ेगा क्या इन पाथ के अलोंग लिमिट सेम आ रही है, ठीक है। और देखिए मैंने जैसे आपको बताया 5 में से 3 से ही काम चल जाएगा, तो हम स्टार्टिंग के 3 का यूज करेंगे, इनका यूज भी करेंगे हम आगे चल के, जब हम एनालिटिक फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर इनका यूज भी आएगा। फिलहाल अभी 3 का यूज करेंगे स्टार्टिंग वाले। तो अब जरा ध्यान दें, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं हम अलोंग, देखिए अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, कोई भी एक्सिस ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स और वाई के अलोंग देखते हैं क्या आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलोंग एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं, अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ध्यान रखना, वाई एक्सिस क्या होती है, इमेजिनरी एक्सिस होती है। क्या होती है, इमेजिनरी एक्सिस। तो जब आप वाई एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो ध्यान देना एक्स को 0 पुट करना है आपको, ये नहीं भूलना है। जब आप वाई एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो एक्स को क्या करना है, 0 पुट करना है। तो जब आप 0 पुट करेंगे तो देखिए आपके पास क्या मिलेगा, जरा ध्यान दें, लिमिट एफ जेड, और जेड अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, जरा ध्यान देना, यहां से हमारे पास आएगा लिमिट। देखो अब जब आप x को 0 पुट कर रहे हैं, x को क्या पुट कर रहे हैं, 0, तो अब एक बात बताओ, जब आप यहां पर x को 0 पुट कर देंगे तो यहां केवल y बचेगा। तो जब केवल y ही बचा है तो लिमिट भी y की ही बचनी चाहिए। फिर x की लिमिट का क्या काम है, जब x 0 हो चुका है तो x की लिमिट का कोई काम नहीं है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, क्योंकि आप x को 0 पुट कर रहे हैं तो y टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, और यहां पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x के प्लेस पर 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस आयोटा y अपॉन 0 माइनस आयोटा y और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू। इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करें तो लिमिट y टेंड्स टू 0, और यहां पर देखिए ये हमारे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में, आयोटा y अपॉन माइनस का आयोटा y और इसका होल स्क्वायर, और यहां से ये कैंसिल आउट हो गए, बचा कितना, -1 का होल स्क्वायर, और -1 का होल स्क्वायर जो आता है वो प्लस का 1 आता है। यानी कि हमारे पास y एक्सिस के अलावा लिमिट की वैल्यू 1 आ गई है, y एक्सिस के अलावा लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। अब आगे चलते हैं, अब हम चेक करेंगे अलोंग x एक्सिस। देखो बहुत सिंपल है, आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसी प्रोसीजर से आप करते जाएंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाएगा। तो y एक्सिस के अलोंग हमने चेक कर लिया, लिमिट 1 आ रही है। हम चेक करेंगे x एक्सिस के अलोंग, देखो कैसे चेक होगा, x एक्सिस के अलोंग लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ जेड इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान देना, लिमिट, अब यहां पर क्योंकि हम x को क्या पुट कर, y को क्या पुट करने वाले हैं, 0, क्योंकि यहां पर y 0 होगा, ध्यान देना x एक्सिस के अलोंग क्या होगा, y 0 होगा। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में y के प्लेस पे 0 पुट करना है। देखिए क्या बचेगा, तो y के प्लेस पे जब 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा ऊपर x और नीचे भी x, क्योंकि ये x प्लस 0 और ये x माइनस 0 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। लिमिट की बात करते हैं, देखो यहां पर y को 0 पुट कर चुके हैं, तो अब हमें y की लिमिट का कोई काम नहीं है, सिर्फ x की लिमिट हमें रखनी है। तो ये x टेंड्स टू 0 हो गया, x टेंड्स टू 0। अब देखो कितना आएगा, ये x अपॉन x यानी कि 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर यानी कि यहां पर अगर आप देखें तो लिमिट
x टेंड्स टू 0, ऊपर भी x नीचे भी x और उसका होल स्क्वायर, ये कट गया 1 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी कि हमारे पास y एक्सिस के अलॉन्ग भी लिमिट 1 आ रही है, x एक्सिस के अलॉन्ग भी लिमिट 1 आ रही है। अब एक और ले लेते हैं, दैट इज y इक्वल टू mx। क्या ले लेते हैं, y इक्वल टू mx। नाउ along y इक्वल टू mx। जब आप y इक्वल टू mx लेंगे तो y तो खत्म हो जाएगा भाई, आप y की जगह mx पुट करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा, उसमें y की जगह जब आप mx पुट कर देंगे तो x तो बचेगा, सॉरी y तो बचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब जब आप y की जगह mx पुट करेंगे तो लिमिट केवल x की आएगी। तो यहां पर अब हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू mx के अलॉन्ग लिमिट ऑफ एफ जेड जेड टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू, y की जगह mx पुट करो तो यह आ जाएगा लिमिट x प्लस आई एम एक्स अपॉन x माइनस आई एम एक्स और इसका होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो केवल x है, y है ही नहीं, तो जब y है ही नहीं तो y की लिमिट नहीं लगाएंगे, किसकी लिमिट लगाएंगे, x की, और x टेंड्स टू 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर से मैं x को कॉमन ले लेता हूं, तो x कॉमन आने के बाद बचेगा 1 प्लस आई एम, नीचे से भी x कॉमन आ रहा है तो यहां पर बचेगा 1 माइनस आई एम, और x से x यहां कैंसिल हो गया, x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो आगे चलते हैं और जरा ध्यान देना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लिमिट ऑफ एफ जेड और z टेंड्स टू 0, z टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए कितना बच गया हमारे पास, जरा ध्यान देंगे कितना बच गया हमारे पास। अच्छा इसका होल स्क्वायर भी है पूरे का, है ना, होल स्क्वायर है पूरे का, तो हमारे पास ऊपर बच गया 1 प्लस आई एम अपॉन 1 माइनस आई एम और इसका होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इसमें तो x है ही नहीं, तो जब x टेंड्स टू 0 और x है ही नहीं तो इसकी लिमिट तो यही आ जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस आई एम अपॉन 1 माइनस आई एम का होल स्क्वायर। अब आप देखो x एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू 1 आई, y के अलॉन्ग वैल्यू 1 आई, लेकिन y इक्वल टू mx के अलॉन्ग तो वैल्यू क्या आ रही है, अलग आ रही है, 1 प्लस आई एम अपॉन 1 माइनस आई एम का होल स्क्वायर। और यहां पर भी अगर हम m को चेंज करते जाएंगे तो लिमिट की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि लिमिट जो है वो यूनिक नहीं है, लिमिट यूनिक नहीं है, यानी कि लिमिट हमारी पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, और जब लिमिट पाथ के ऊपर डिपेंड करती है तो वहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस लिमिट इज नॉट यूनिक, लिमिट जो है वो यूनिक नहीं है, या देखिए कई तरीके से आप बोल सकते हैं, लिमिट यूनिक नहीं है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि लिमिट डिपेंड ऑन पाथ, है ना, लिमिट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। तो अगर ये लिमिट पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस लिमिट ऑफ एफ जेड, या केवल इतना लिख दें, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर लिमिट क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब वो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, और यहां पर लिमिट पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। आपने देखा अलग अलग पाथ पे अलग अलग लिमिट आ रही है, 2 पाथ पे सेम आई लेकिन तीसरे पे डिफरेंट आ गई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको डीपीपी में मैंने दिया है ना, ये हमारा डीपीपी का क्वेश्चन है, फाइंड द लिमिट, इसकी लिमिट फाइंड करनी है अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। आपको कुछ नहीं करना, ये एफ जेड है आपका, इसकी लिमिट फाइंड करेंगे, जेड के प्लेस पर एक्स प्लस आई वाई पुट करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद लिमिट निकाल लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंटिन्यूटी। तो देखिए लिमिट में आपको केवल इतना ही पढ़ना है, एक क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अब अगर कोई भी क्वेश्चन आपका लिमिट का आएगा तो आप उसको इजीली कर लेंगे, सभी क्वेश्चन को करने का तरीका सेम है। अब हम चलते हैं क्वांटिटी पे। नाउ क्वांटिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की जो हमारा फंक्शन होगा उसकी क्वांटिटी को कैसे चेक किया जाता है
वो हम यहां पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। तो कॉन्टिन्यूटी क्या है? देखिए, अब कॉन्टिन्यूटी हमने रियल वेरिएबल में भी पढ़ा था क्लास 11-12 में, लेकिन वहां पर देखिए कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते थे। ध्यान दीजिए, वहां पर कॉन्टिन्यूटी को चेक करने का तरीका क्या था। वहां पर कॉन्टिन्यूटी को चेक करने का तरीका यह था कि पहले हमें जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है उस पॉइंट पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे, और अगर वो दोनों इक्वल आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल होनी ही चाहिए, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो इसका मतलब वो फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, हम ऐसा नहीं कह सकते। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता था? अगर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी वही आ जाए जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आती है, तब हम कहते थे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पर भी यूज होगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए क्या है। इफ एफ जेड बी ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, अगर एफ जेड जो है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड का फंक्शन है, देन एफ जेड इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। तो हम एफ जेड को कॉन्टिन्यूअस कहेंगे एट पॉइंट जेड नॉट इफ एंड ओनली इफ। देखिए अब अगर ऐसा है तो हम इसको कॉन्टिन्यूअस कब कहेंगे, जरा ध्यान देना, है ना। इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट जेड नॉट इफ एंड ओनली इफ कब कहेंगे, ध्यान देना। अगर जो हमारी लिमिट है, अगर हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो पहली बात देखो, यहां पर 3 कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। देखिए लिमिट के लिए हमें एक ही चीज चेक करनी थी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। इसके लिए हम क्या चेक करते थे कि जो लिमिट है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होनी चाहिए। यहां पर क्या होगा, यहां पर 3 चीजें होंगी। जो आपकी लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, पहली कंडीशन। भाई लिमिट तो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, यानी कि कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो आपने लिमिट पे किया है मेजर पार्ट यहां पर भी वही है। तो पहले तो आप चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का तरीका क्या होगा, अभी जो हमने किया सेम वही होगा। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो आपका फंक्शन है, जो आपका फंक्शन है और जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिफाइन है या नहीं है। वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, अगर डिफाइन नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अब मान लीजिए फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है, तो अब आपको यह देखना पड़ेगा कि जो लिमिट की वैल्यू है और इस फंक्शन की वैल्यू है क्या वो दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर होंगे तभी हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। यानी कि पूरा अब कॉन्सेप्ट वही है जो हमारा 11-12 में था। बस एक ही चीज, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि वहां पर यहां में एक ही चीज का अंतर है, वो है लिमिट को चेक करने का। वहां लिमिट चेक करते थे लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकाल के, और यहां पर चेक करते हैं पाथ के अलावा। बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट भी वही है। तो चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, सो दैट जेड इंटू जेड बार इज कॉन्टिन्यूअस एट ओरिजिन। हमें ये प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है ओरिजिन पे। तो चलिए प्रूव कर देते हैं इसको, जरा ध्यान दीजिए कैसे। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या दे रखा है, हमें एफ जेड दे रखा है। कितना है, जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू जेड बार। जेड बार क्या है, कॉन्जुगेट है इसका, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी ओरिजिन पे, तो सबसे पहले हम लिमिट को चेक करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या लिखने जा रहा हूं मैं, लिमिट जेड टेंड्स टू 0, क्योंकि हमें ओरिजिन पे चेक करना है, ऑफ एफ जेड। तो हम एफ जेड की लिमिट निकालेंगे कहां पर, 0 पे। और अगर ये लिमिट सभी पाथ के अलोंग इक्वल आ गई तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी लिमिट का ही हो गया, बस केवल हमें 2 चीज ऐड करनी है आगे। चलिए अब ध्यान दीजिए, लिमिट जेड टेंड्स टू 0 और यहां पर आ गया जेड इंटू जेड बार। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट, जब आप वैल्यू पुट करेंगे जेड की जगह पुट करेंगे x प्लस आयोटा वाई, और जेड बार की जगह पुट करेंगे x माइनस आयोटा वाई, यही तो आपका आ जाएगा। और यहां पर क्योंकि एक्स वाई आ चुका है तो यहां पर जो हमारे पास लिमिट है, जेड जो 0 को अप्रोच कर रही थी, अब हमारे पास x भी 0 को अप्रोच करेगा और y भी 0 को अप्रोच करेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और y अप्रोचेस, देखिए इसको टेंड्स टू 0 भी बोल सकते हैं और अप्रोच टू 0 भी बोल सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास आ गई लिमिट ऑफ एफ जेड एट ओरिजिन, लिमिट ऑफ एफ जेड एट ओरिजिन। और इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब यहीं से हमें सब कुछ चेक करना है। देखिए अब जरा ध्यान देंगे क्या करेंगे, यहीं से हम चेक करेंगे। पहले हम 3 पाथ लेंगे, वही फिर से लेंगे, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई इक्वल टू mx।
वही तीनों सेम पाथ लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अलोंग y एक्सिस। तो चलिए y एक्सिस के अलोंग चेक कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखें। y एक्सिस के अलोंग चेक करना है, क्या आएगा देखो। तो जब हम y एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, देखिए हमें पुट करना होगा y एक्सिस के अलोंग हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0। चलिए x को मैं 0 पुट करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इसमें x को 0 पुट कर दूंगा तो ये तो केवल y बचेगा। क्या बचेगा? y। तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ जेड व्हेन जेड टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट। अब देखिए जब x को 0 पुट करेंगे, y एक्सिस के अलोंग x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास केवल टर्म बचेगी y की, तो हम लिमिट भी y की ही लगाएंगे। तो लिमिट हमारी होगी y टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, और यहां पर मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी x की जगह क्या आ जाएगा 0 एंड प्लस में y स्क्वायर। ठीक, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास केवल y ही बच रहा है, तो y टेंड्स टू 0, और यहां पर हमारे पास बच रहा है y जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो देखो यहां पर y एक्सिस के अलोंग लिमिट हमारी 0 आ रही है। अब हम चलते हैं x एक्सिस के अलोंग। नाउ अलोंग x एक्सिस, तो जब आप x एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो आपको क्या करना है, y को 0 पुट करना है। तो चलिए y को 0 पुट करते हैं। तो अब इक्वेशन नंबर 1 में आप y को 0 पुट करेंगे तो देखिए आपको अब क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ एफ जेड व्हेन जेड अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू लिमिट। अब क्योंकि मैं y को 0 पुट करने जा रहा हूं तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा, और जो लिमिट होगी वो केवल x की बचेगी क्योंकि y तो है ही नहीं। और जब हम इस लिमिट को अप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर, और लिमिट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं और यहां पर हम चेक करते हैं अलोंग y इक्वल टू एम एक्स। y इक्वल टू एम एक्स के अलोंग चेक करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा y इक्वल टू एम एक्स के अलोंग। तो अब आपको क्या करना है, y की जगह एम एक्स पुट करना है। तो देखिए कितना आएगा, लिमिट z टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट। अब देखो y की जगह जब आप एम एक्स पुट कर देंगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और लिमिट केवल x की बचेगी क्योंकि y तो है ही नहीं, तो x टेंड्स टू 0। अब इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर मैं लिमिट को जब अप्लाई करूंगा तो x की जगह 0 आ जाएगा, तो पूरा ही 0 आ गया, यानी कि ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहां पर देखो, अगर आप देखो यहां पर आप m की वैल्यू कुछ भी चेंज करते रहो, m की वैल्यू कुछ भी चेंज करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी ये वैल्यू हमेशा सेम आएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात ये भी है, y इक्वल टू एम एक्स को अगर आप अप्लाई करते हैं तो केवल आप y इक्वल टू एम एक्स से भी ये कह सकते हैं कि इसकी जो लिमिट है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि अगर आप यहां पर m को चेंज करते जाएंगे तो पाथ बदलते चले जाएंगे, और सभी पाथ में m को वैल्यू आप कुछ भी रखो, वैल्यू 0 ही आएगी, वैल्यू 0 ही आएगी। इसका मतलब हमारी जो लिमिट है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, यानी कि लिमिट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। बात समझ में आ रही है, लिमिट क्या हमारी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। तो अब यहां पर मैं लिखूंगा लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी कि लिमिट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो ध्यान दीजिए यहां पर, तो यहां पर लिमिट हमारी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, तो देयरफॉर लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, है ना। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि लिमिट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ के ऊपर लिमिट डिपेंड नहीं कर रही है। तो इसका मतलब अगर लिमिट पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है तो हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी, यानी कि लिमिट ऑफ एफ जेड व्हेन जेड टेंड्स टू 0 इज एग्जिस्ट। यानी कि पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो लिमिट तो एग्जिस्ट हमारी कर रही है। अब सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं। देखिए 3 कंडीशन चेक करनी है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो 100% लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है। नाउ एफ जेड नॉट की वैल्यू निकालो जरा, एफ जेड नॉट। देखिए हमारे पास
एफ जेड कितना है, जरा ध्यान देना, एफ जेड कितना है, एफ जेड की वैल्यू हमारे पास है, एफ जेड कितना दिया था, जेड इंटू जेड के साथ में जेड कॉन्जुगेट है, ठीक है। यानी कि जेड जो है जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो आप जेड की जगह जब जीरो पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे, जीरो। पहले देखिए ध्यान दीजिए यहां पर, क्योंकि हमें जेड को अप्रोच कराना है कहां पर, जीरो पे, ये एक्चुअल में जेड नॉट है, तो हमारे जेड को जीरो पे अप्रोच कराएंगे। तो अगर मैं जेड की जगह जीरो रख दूंगा तो ये जीरो इंटू जेड बार आएगा, यानी कि कॉन्जुगेट। अब इसके मल्टीप्लाई अगर जीरो से करेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, तो यहां पर जीरो ही आना है, यानी कि एफ जीरो की वैल्यू जीरो आ रही है। इसका मतलब सेकंड कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाई, यानी कि एफ जीरो क्या कर रहा है, यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। देयरफॉर एफ जीरो इज डिफाइंड, यानी कि ये डिफाइन है। ये डिफाइन कब नहीं होता, अगर ये वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट आ जाती, यानी कि नॉट डिफाइन होता, तभी ये नॉट डिफाइन नहीं करता। यानी कि वैल्यू हमारे पास फाइनाइट है, जीरो हमारे पास आ रही है और जीरो जो है वो डिफाइन होता है, तो यहां पर एफ जीरो क्या कर रहा है, डिफाइन है हमारे पास। अब हम आगे चलते हैं, देखिए एफ जीरो हमारे पास डिफाइन है, इसके आगे देखिए एफ जीरो इज डिफाइन ना। एफ जीरो डिफाइन होने के बाद अब हमारे पास एक कंडीशन और बची है, और वो क्या है, जरा चेक करते हैं कि जो लिमिट है हमारी एफ जेड की जेड नॉट पे, क्या वो एफ जेड नॉट के इक्वल है। डेफिनेटली, क्योंकि ये भी जीरो ही आ रहा है भाई, ये भी तो जीरो आ रहा है, यानी कि जो लिमिट भी जीरो आ रही है और ये भी जीरो आ रहा है, तो हमारी जो थर्ड कंडीशन है ना, तो यहां पर ऑल्सो जो हमारे पास लिमिट है, लिमिट ऑफ एफ जेड व्हेन जेड टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू, यानी कि हमारे जीरो पे जो एफ जेड की लिमिट है वो एफ जीरो के क्या है, इक्वल है, एफ जीरो के क्या है, इक्वल है। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि ऑल द कंडीशन ऑफ continuity आर सेटिस्फाइड। तो हमारी कंटिन्यूटी की सभी कंडीशंस क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ऑल द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी आर सेटिस्फाई, और जब कंटिन्यूटी की सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो अब हम ये कह सकते हैं ऑल द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी आर सेटिस्फाई, तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। हेंस एफ जेड इक्वल टू जेड इंटू जेड बार इज कॉन्टिन्यूअस। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए हमें क्या करना था, इज कॉन्टिन्यूअस एट ओरिजिन, इज कॉन्टिन्यूअस एट ओरिजिन। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया कि बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ कुछ नहीं है ना। यानी कि लिमिट को चेक करना बहुत आसान है, कॉन्टिन्यूटी को चेक करना बहुत आसान है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है वो हम यहां पर देखेंगे। देखिए लेट इफ एफ जेड बी ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड, अगर हमारे पास एफ जेड एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है, देन इट इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। तो हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट जेड नॉट पे। कब होगा डिफरेंशिएबल, जरा ध्यान दीजिए, इफ एंड ओनली इफ, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो। देखिए कंडीशन क्या है, जरा कंडीशन पे ध्यान दें। ये तो फॉर्मूला है एफ डैश जेड नॉट, एफ डैश मतलब एफ का डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। एक्चुअल में डिफरेंशिएबिलिटी में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो गिवन फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। बात समझ में आ रही, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी में हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो गिवन फंक्शन क्या गिवन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। देखिए फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, कुछ पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, ऐसे भी पॉइंट हमारे फंक्शन के अंदर हो सकते हैं। तो अब यहां पर हमें यही चेक करना है कि जो हमारा गिवन फंक्शन है क्या वो गिवन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो उसको चेक करने का तरीका देखिए क्या है। तो हमारे पास जो है, देखिए जब हम रियल वेरिएबल में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते थे तो वहां पर हम क्या करते थे, कैसे चेक करते थे, वहां पर आपको याद होगा, वहां पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखते थे। और आपको अगर ध्यान दे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला एज इट इज ऐसा ही होता था, बस यहां पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है और वहां पर रियल वेरिएबल होता था,
है ना। और हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते थे, और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ गया तो हम कहते थे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन यहां पर हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, यहां पर हम ये जो हमारा फॉर्मूला है इस बार हम ये फिर से वही चेक करेंगे। क्या करेंगे, हम इसकी लिमिट को चेक करेंगे। अगर इसकी लिमिट सभी पाथ के अलोंग सेम आ गई, इसकी लिमिट सभी पाथ के अलोंग सेम आ गई, है ना, तो ध्यान रखें अगर इसकी लिमिट सेम आ गई तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो यानी कि यहां पर अगर आप देखें तो डिफरेंशिएबिलिटी में हमें वही काम करना जो हमने लिमिट में किया था। वहां पर भी हम लिमिट चेक कर रहे थे अलग अलग पाथ के अलोंग, अगर सभी पाथ के अलोंग लिमिट हमारी सेम आ रही थी तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यहां पर भी हम लिमिट को चेक करेंगे अलग अलग पाथ के अलोंग, अगर लिमिट सेम आ गई तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अंतर सिर्फ फॉर्मूले का है, लिमिट में फॉर्मूला अलग था, यहां पर फॉर्मूला अलग है, केवल फॉर्मूले का डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज वैसे ही होना है जैसे लिमिट का हुआ है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, डिफरेंशिएबिलिटी का हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यूज भी करेंगे, ठीक है ना। एकेटी में बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आ चुके हैं पहले, और उनमें डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट का यूज होगा, तो इसको ध्यान से समझे। और इसमें नया कुछ नहीं है, वही है लिमिट वाला ही सब। चलिए, तो यहां पर देखो क्या लिखा है, एफ डैश जेड नॉट मस्ट बी यूनिक। ये जो हमारा एफ डैश जेड नॉट है ये यूनिक होना चाहिए, है ना। अगर ये यूनिक है, मतलब यूनिक होने का मतलब है कि सभी पाथ के अलोंग इसकी वैल्यू क्या है, सेम है। यूनिक है, फाइनाइट है, सिंगल वैल्यू है, सबका मतलब एक ही है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कब, देखिए लिखा है से अलोंग एवरी पॉसिबल पाथ, जितने भी पॉसिबल पाथ हो सकते हैं और इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं, सभी के अलोंग सेम होनी चाहिए एज जेड टेंड्स टू जेड नॉट। पाथ फिर से वही 5 हैं, मैंने पांचों पाथ आपको लिखवा रखे हैं, उन्हीं 5 पाथ के अलोंग हम चेक करेंगे, और 3 से हमारा काम चल जाता है। बाकी जो 2 हैं उनका यूज मैं आगे चल के आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर देखो 2 इंपॉर्टेंट नोट में, यहां पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब क्या है जरा ध्यान से समझिए। पहले थोड़ा सा एक बार मैं आपको फिर से रियल वेरिएबल के बारे में बताता हूं। देखिए रियल वेरिएबल में लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसके लिए हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। उसके बाद अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता तो क्या करते थे, वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए और फंक्शन वैल्यू भी उतनी ही होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब एक बात और, अगर हमें ये दिया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो किसी पॉइंट पर, तो इसका मतलब उस पॉइंट पर उसकी लिमिट 100% एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि जब कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस वो तभी हुआ होगा जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उसकी। उसके बाद अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा, ये नहीं कह सकते। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, और कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पर भी चलेगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्टिन्यूअस हो, लेकिन अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कॉन्टिन्यूअस भी होगा, लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एनी पॉइंट आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इससे देखो फायदा क्या है, अगर मान लो आपको किसी फंक्शन को दिया है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो अब आपको उसकी कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। अब आगे चलते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, सो दैट द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, ये फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है, इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। आपको ये शो करना है कि ये ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल है। देखो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना हमारा, वो आएगा एनालिटिक फंक्शन, है ना। एनालिटिक फंक्शन एक्चुअल में वो भी इसी के आगे का टॉपिक है। कैसे, जो फंक्शन हमारा एनालिटिक होता है वो डिफरेंशिएबल भी होता है, लेकिन जो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है वो एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे ये क्वेश्चन है, ये डिफरेंशिएबल तो है, लेकिन हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, उसके लिए हम कॉची रीमान इक्वेशन पढ़ेंगे, और भी कुछ कंडीशंस है उनको हम पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल तो है ओरिजिन पे, लेकिन ओरिजिन पे ये फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है। तो आगे के लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। फिलहाल तो हमें इस क्वेश्चन को ये शो करना है कि ये डिफरेंशिएबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एफ जेड हमें दिया है, एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। चलिए पहले इसको एफ जेड को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर एफ जेड कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड कितना होता है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैं आपको बता ही चुका हूं भाई। मॉड ऑफ जेड का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब उसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, है ना। तो यहां पर हमारे पास एफ जेड की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया, चाहे तो आप बाद में सिंप्लीफाई कर ले लिमिट के अंदर रखने के बाद। चल अब यहां पर क्या करना है जरा ध्यान दीजिए। अब हम यहां पर लिमिट का फॉर्मूला लगाएंगे। नो लिमिट ऑफ एफ जेड, तो लिमिट ऑफ एफ जेड कहां पर चेक करना, ओरिजिन पे। तो जेड किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, इज इक्वल टू लिमिट जेड अप्रोच कर रहा जीरो को, और यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे एफ जेड की मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। और मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर जो हमारे पास लिखा है लिमिट ऑफ एफ जेड, और जेड अप्रोच कर रहा है जीरो को, और यहां पर वैल्यू पुट करते हैं जेड मॉड जेड की, तो यह आ जाएगा लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप इसको देखें तो एज इट इज पिछले क्वेश्चन के जैसा ही हो गया है। देखो जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू जेड बार और आपका मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर बराबर ही होता है, ये हमने प्रॉपर्टी भी लिखी थी। चलिए तो ये हमारे पास आ गया, और यहां पर क्योंकि अब एक्स और वाई आ चुके हैं तो यहां पर हम एक्स को भी जीरो को टेंस कराएंगे और वाई भी जीरो को टेंस करेगा, यानी कि एक्स भी जीरो को अप्रोच करेगा और वाई भी जीरो को अप्रोच करेगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा एक मिनट, यहां पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। मैंने यहां पर लिमिट का फॉर्मूला लगा दिया, हमें तो इस फॉर्मूले को यूज करना है ना। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हाँ तो यहां पर वापस चलते हैं, फॉर्मूला हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, लिमिट नहीं। देखिए जरा फॉर्मूला तो बदलेगा, कॉन्सेप्ट वही होगा लेकिन फॉर्मूला बदलेगा। अब जरा ध्यान देना यहाँ क्या है हमारे पास एफ डैश जेड नॉट, ये फॉर्मूला मैं यहां पर लगाऊंगा। तो अब जरा ध्यान दें यहां पर, चलिए यहां पर हम एफ डैश जेड नॉट क्या है, यहां पर जीरो है क्योंकि जेड किसको अप्रोच कर रहा है, जेड नॉट को, और जेड नॉट क्या है, जीरो है क्योंकि ओरिजिन की बात हो रही है। चलिए तो एफ डैश जेड नॉट लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट, जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट, जेड किसको अप्रोच कर रहा है, जेड नॉट को, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन में जेड माइनस जेड नॉट। अब यहां पर हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है सबसे पहले। चलिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान दीजिए कितना आएगा। तो एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल टू लिमिट जेड अप्रोचेस टू, अब यहां पर देखो जेड नॉट है हमारे पास, जेड नॉट कितना है, जीरो है, तो मैं यहां पर जीरो रख रहा हूं। और एफ जेड की वैल्यू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस एफ जेड नॉट की वैल्यू जीरो है अपॉन में जेड माइनस जीरो, ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसके आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट जेड टेंड टू जीरो। अब यहां पर देखो वैल्यू पुट करेंगे, जेड की वैल्यू मॉड ऑफ जेड का मतलब है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एफ जीरो। देखिए एफ जीरो अगर आप इसमें जीरो रखेंगे तो ये जीरो ही आ जाएगा अपॉन जेड की वैल्यू होगी एक्स प्लस आई वाई एंड माइनस का जीरो। ये हमारे पास आ रहा है एफ डैश जेड नॉट। अच्छा यहां पर आप एक चीज देखो, यहां पर क्योंकि हमने जेड की जगह सब जगह एक्स और वाई पुट कर दिया है, तो यहां पर मेरे पास जो लिमिट है वो एक्स टेंड्स टू जीरो और वाई टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। अब देखें यानी कि मेरे पास यहां से एफ डैश, और हम जेड नॉट को जीरो पुट कर चुके हैं, तो जेड नॉट को जब हम जीरो पुट कर चुके हैं है ना, तो यहां पर भी जीरो ही रखेंगे, यानी कि ये हो गया एफ डैश जीरो। अब देखो आगे ना, एफ डैश जीरो इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है लिमिट एक्स भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, वाई भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, और ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आई वाई, ये हमारे पास बचेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है यहां पर, अब हमें चेक करना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और वाई इक्वल टू एम एक्स के लॉन्ग। फिर से सेम तरीका, अब देखो ये लिमिट का, अब यहां से लिमिट का क्वेश्चन बन गया। अब हमें वैसे ही काम करना है जैसे हमने लिमिट में किया था। तो अब हम क्या करेंगे यहां पर अलोंग
वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे, अब जरा ध्यान देना, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे तो क्या होगा, देखो जब आप वाई के अलॉन्ग जाएंगे तो आप पुट करेंगे एक्स को 0, इसमें एक्स को 0 पुट करिए तो कितना आ जाएगा, एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट, जब आपने एक्स को 0 पुट कर दिया तो अब एक्स की लिमिट नहीं आएगी, वाई टेंड्स टू 0 करेगा, है ना, और यहां पर हमारे पास बचेगा ऊपर वाई स्क्वायर और नीचे आयोटा वाई, और y से एक y कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बचा लिमिट y टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, ऊपर बचा y और नीचे बचा आयोटा, और यहां पर मैं अब लिमिट लगा सकता हूं, ऊपर 0 नीचे आयोटा 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है, तो यहां पर इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो यानी कि हमारे पास f डैश 0 0 आ रहा है कहां पर, y एक्सिस के अलाउ, y एक्सिस के अलाउ। अब हम चलेंगे अलोंग x एक्सिस, तो देखिए x एक्सिस के अलाउंग कितना आएगा, जब आप x एक्सिस के अलाउंग जाएंगे तो ध्यान रखें आपको y को 0 पुट करना है। चलिए यहां पर अब मैं y को 0 पुट कर देता हूं, देखिए कितना आएगा, इसमें अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो f डैश 0 इज इक्वल टू, f डैश 0 इक्वल टू लिमिट, अब y को 0 पुट करा तो y की लिमिट नहीं आएगी, y को 0 पुट करेंगे ऊपर आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और नीचे आएगा x, एक x कट गया तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 और x, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो अगेन 0 आ जाएगा, यानी कि x एक्सिस के अलोंग भी 0 आ रही वैल्यू f डैश की, और y के अलोंग भी 0 आ रही। अब y इक्वल टू mx के अलोंग और चेक कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, देखिए तो y इक्वल टू mx के अलोंग, y इक्वल टू अलोंग y इज इक्वल टू mx, तो अब देखिए y इक्वल टू mx के अलोंग क्या आएगा, जब आप y इक्वल टू mx पुट करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा f डैश 0, यहां पर पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, f डैश 0 इज इक्वल टू, देखिए कितना आ रहा है लिमिट, अब देखो यहां पर y की जगह mx आ जाएगा तो पूरा x बचेगा, तो लिमिट भी x की आएगी, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब mx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस आई वाई, तो x प्लस आई एंड y की जगह आ जाएगा mx, ये हमारे पास बच रहा है, इसको बस सिंप्लीफाई करना है, देखिए कितना आएगी यहां से वैल्यू, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा ऊपर 1 प्लस एम स्क्वायर, और नीचे से x कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस आई एम, यही हमारे पास बचेगा, एक x से एक x कैंसिल हो गया तो ये आ गया लिमिट x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, 1 प्लस एम स्क्वायर और इसके बाहर x भी है और अपॉन में 1 प्लस आई एम, और अगर यहां पर आप x को 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि अगेन y इक्वल टू mx के अलोंग भी हमारी वैल्यू 0 ही आ रही है, कितनी आ रही है, 0 आ रही, तो देखो डिफरेंशियबिलिटी तो और आसान हो गया है ना भाई, f डैश 0 कितना आ गया आपका, 0 आ गया, यानी कि हमारा तीनों पाथ के अलोंग ही f डैश 0 के इक्वल आ रहा है, यानी कि f डैश जो हमारा वो यूनिक है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस f डैश 0 is unique along all possible path, यानी कि सभी पाथ के अलोंग ये यूनिक है, सेम है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, और अगर ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, हेंस जो हमारा गिवन फंक्शन है, हेंस एफ जेड इक्वल टू, हेंस एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, तो ये क्या है, डिफरेंशिएबल है ओरिजिन पे। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी का कितना भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, है ना, हमें सभी जगह यही काम करना है और बहुत ही आसान है, यानी कि लिमिट को चेक करना आसान है, कंटिन्यूटी को चेक करना आसान है,
डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, देखिए जब एक्चुअल में हम कुछ क्वेश्चन आपके इस तरह से भी हो सकते हैं कि आपको ये चेक करना है कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, या कॉन्टिन्यूअस है और मतलब कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा आपको करना होगा। तो देखिए एक चीज ध्यान रखना, आपने पहले भी आप पढ़ चुके हैं, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है या डिफरेंशिएबल भी होती है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसको हम बिना चेक किए भी बता सकते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल नहीं, जैसे साइन और कॉस, साइन कॉस क्या होते हैं, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है ना। पॉलिनोमियल जितने भी हैं वो सब कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं जो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, उनको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है इसलिए कॉन्टिन्यूअस है। तो हालांकि हमें उनका यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, हमारा जो यहाँ पर यूज है वो सबसे ज्यादा यूज है डिफरेंशियबिलिटी का, जिसको हम आगे चल के यूज करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि लिमिट क्या है, कॉन्टिन्यूटी क्या है और डिफरेंशियबिलिटी क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एनालिटिक फंक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉची रीमान इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए ये जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो हमारी यूनिट है वो बहुत आसान है, बस आपको स्टार्टिंग से बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट है उनको ध्यान से समझना है, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से आपके हो जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।